गुड इवनिंग दोस्तों। माइक ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी बिना माइक का बना रहा हूँ। कोई साउंड का इशू हो तो प्लीज़ मैनेज करिए आप लोग। आज जो हम लोग जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। तो इसमें बेसिक जो कंसेप्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसको आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना चाहिए, जैसे टोटल सेक्शन कितना है, चैप्टर इसमें कितना है, और एक शेड्यूल था जिसको 1891 में ही रिपील कर दिया गया। इसके बाद से इसका जो नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्ट के बाद एक कामा देख रहे होंगे, इसके बाद 1881 लिखा हुआ है। तो ये कामा का मतलब ये इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल है वर्ड लिखने से पहले। तो हम लोग आज पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत समय लग गया था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे एक्सप्लेनेशन इसका। तो हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हैज़ बीन अमेंडेड लेटेस्ट बाई। तो लेटेस्ट 2018 में अमेंड किया गया है। एक 2015 का था, उसके बाद से 2018 पे आ गए। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द 1881 एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। इसका इन्फोर्सेबल का डेट पूछ रहा है। तो इसको सिंपल सिंपल आपको सारे एक्ट का जो भी बिहार जुडिशियल सर्विस के सिलेबस में है उनका इन्फोर्समेंट का डेट याद कर लेना है। 1 मार्च 1882 से ये इन्फोर्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है द प्रियम्बल एज वेल एज सेक्शन 13 सो दैट द एक्ट इज कन्फाइंड टू 3 स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, which one of the following in not under the ambit of applicability of the section so and so। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रियम्बल है इस एक्ट का और सेक्शन 3 है उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है, और जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो हम लोग इस एक्ट में चेक की बात करते हैं, प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, विल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, परंतु हुंडी की बात नहीं करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन बी है, हुंडी। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्ट 26 ऑफ 15 कम इनटू इफेक्ट। देखिए ये एक्ट नंबर 26 है 2015 का, जो संशोधन से संबंधित है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो पूछा जा रहा है कि 2015 का संशोधन कब से इफेक्टिव है। तो ये 15/6/2015 से इफेक्टिव हुआ। इसी तरह से 2018 का अमेंडमेंट कब से प्रभावी है उसका विषय हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, negotiable instrument constitute an exception to the principle that no one can transfer a better title than he himself has. For a person who takes a negotiable instrument in good faith and for value become the true owner even if he take it from a thief or finder. That is the legal maxim of the एफोरसेट प्रिंसिपल। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन का है कि जो एक प्रिंसिपल है कि कोई उसका सामान का मालिक नहीं है, परंतु उसके पास वो सामान आया है, तो रिप्रेजेंट करेगा कि वो नेचुरल ओनर जैसा है। उस प्रिंसिपल, उस मैक्सिम को क्या कहते हैं? तो उसको नेम और डेट कुड नॉट हैव इट कहते हैं। इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ेंगे, इसको टीपीए में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस पर ज़्यादा डीप डिस्कशन इस प्रिंसिपल पे टीपीए में होगा और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बैंकर इंक्लूड्स। तो जो बैंकर का डिफिनेशन दिया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है सेक्शन 3 उसी में, तो उसमें ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु एज अ ड्रॉअर ऑफ चेक कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कौन उसके लिए प्रोसिक्यूशन कर सकता है? तो जो भी पीड़ित होगा। तो इसमें चेक के लेन देन में पर्सन भी होते हैं, कंपनी भी होती है, एसोसिएशन भी होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज टू बी ट्राइड बाई। मतलब कि 138 का ऑफेंस किसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा? तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट या
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। इसका क्लासिफिकेशन कहाँ दिया गया है? तो CRPC में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम कैन अ चेक बी प्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी? तो चेक की वैलिडिटी पीरियड 6 मंथ है, 3 मंथ, इसके बाद 6 मंथ। 6 मंथ ही माने उस पर लिखा रहता है कि कितने मंथ तक का ये वैलिड है, तो कितने टाइम से वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका कहीं बात दिया नहीं गया कि कितनी बार होगा, तो एनी नंबर ऑफ टाइम आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज अ कंपनी हु शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो कंपनी के संदर्भ में जाकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन उसको होगा। उस समय जो होल्ड करेगा कंपनी के मैनेजरियल या डायरेक्टरियल पोस्ट को, वही लोग लेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी देखें, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी, मतलब उसका डायरेक्टर या मैनेजिंग टीम हो जो होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोविजन डील विद द लॉ रिलेटिंग टू ऑफेंस ऑफ अ कंपनी? तो सेक्शन 141 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो डील करता है ऑफेंस रिलेटेड टू कंपनी। बैंकर कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लाज में। इंटरप्रिटेशन क्लास के सारे जो वर्ड को इंटरप्रेट किया गया उसको आप देख लेंगे। प्रोमिसरी नोट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, ये डायरेक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है किस सेक्शन में दिया है, तो सेक्शन नंबर 4 में दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट को डील करता है, विथ प्रोमिसरी नोट डज नॉट इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट, वो क्या प्रोमिसरी नोट के साथ क्या इंक्लूड नहीं है? बैंक नोट और करेंसी नोट, ये दोनों उसमें इंक्लूड नहीं है, ये सेक्शन 4 हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए साइन एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म, आई प्रोमिस टू पे बी ₹5 लाख 6 month आफ्टर माई मैरिज विथ सी, दिस इंस्ट्रूमेंट इज। तो क्या ये जो कंडीशन दी गई है वो प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है कि चेक है, क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये पता चलेगा जब सेक्शन 4 आप पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट जिसमें बताया गया है उसी में बताया गया है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, और उसी का ये एग्जाम्पल है। ये अक्सर और ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखेंगे। और सेक्शन 4 में जो प्रोमिसरी नोट को डील करता है, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको केयरफुल होकर के पढ़ लेंगे कि क्यों प्रोमिसरी नोट कभी माना जा रहा है और क्यों नहीं माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैं बता देता, परंतु वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बोरिंग जैसा लगने लग जा रहा होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में बनाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, सेक्शन 4 रिकॉग्नाइज वेरियस काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज kind as also recognized in the case of बहादुर निशा वर्सेस वासुदेव। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जो पॉइंट है ना, ऑल ऑफ द एबव, ये ध्यान देने योग्य है। अ प्रोमिसरी नोट, अ प्रोमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, ये भी प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। अ प्रोमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी के आदेश पे। अ प्रोमिस टू पे द बियरर, या जो प्रोमिसरी नोट को धारण कर रहा है उसको पेमेंट। ये सेक्शन 4 के कंडीशन को आप पढ़ेंगे, बेयर एक्ट को ही पढ़ेंगे 2 बार तो कंफर्म हो जाएगा। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो थोड़ा कठिन हो सकता है, बैंकिंग के वर्ड और ये सब से कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, ईजिली हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार में, और पिछली बार के क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बिहार हर साल एक सेगमेंट, जैसे जिसमें एक ग्रुप है, उसका क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप का थोड़ा लेवल हाई रखता है। तो पिछली बार कॉमर्शियल लॉ का रखा था, इस बार हो सकता है कोई और रखे। क्वेश्चन नंबर 17, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? प्रोमिसरी नोट 4 में डिफाइन है, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में और चेक 6 में।
इन तीनों बेसिक सेक्शन को आपको याद रखना है और उसके वर्डिंग को, अगला क्वेश्चन आने वाला है उसके वर्डिंग से कि क्या वर्डिंग उसमें पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। चेक हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 6। तीनों सेक्शन आ गए 4, 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु फॉर्म अमंग द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड टू मेक अ कंप्लेंट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। कौन कॉम्पिटेंट है 138 में कंप्लेंट करने के लिए? तो जो चेक का होल्डर है वही ना करेगा कंप्लेंट, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिलेगा तो वही पीड़ित हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है द इंस्ट्रूमेंट एज मेंशन सेक्शन 4। अब देखिए ये बेयर एक्ट की वर्डिंग है, मस्ट बी इन राइटिंग, कैन बी राइटिंग, कैन ओवरऑल, कैन ये सब नहीं, मस्ट बी इन राइटिंग, उसमें बेयर एक्ट में ही लिखा है, सेक्शन 4 में ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को मैं पढ़ रहा हूँ। ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म, आई प्रोमिस टू पे वाई या ऑर्डर 500, दिस इंस्ट्रूमेंट इज, ये प्रोमिसरी नोट है। ये सेक्शन नंबर 4 का एग्जाम्पल ए जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल ए में 2 हैं, सब करके वो दोनों प्रोमिसरी नोट के डिफिनेशन में आते हैं, बाकी सब नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अ रिटन इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइन बाय द मेकर to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument, and such instrument not being a bank note or a currency note is a promissory note। सेक्शन 4 है ये, क्लियर, यानी बेयर एक्ट को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान दे करके पढ़ना है और बार बार इन क्वेश्चनों को प्रयास करना है करने का, क्योंकि इसी प्रकार के होंगे। अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, तो लगभग इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाने चाहिए। मैं वैसा दावा नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, कौन आएगा क्वेश्चन क्या किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इसमें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को मार्क करना है। तो अ प्रोमिसरी नोट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ना अनकंडीशनल अंडरटेकिंग शब्द यूज़ किया गया है सेक्शन 4 में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में कहा गया है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर शब्द यूज किया गया है। और से जो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प सी है उसमें है अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, तो सेक्शन 6 कहता है अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इन तीनों में क्या अंतर है ये बुक में दिया हुआ है कि प्रोमिसरी नोट क्या है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। यदि एक ही है तो फिर 3 तरह से क्यों दिया गया, क्यों नहीं एक ही में एक नाम से दे दिया गया है। इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको बुक में दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं या जहाँ से हो इसको सर्च करके एक बार आप अवश्य देख ले यदि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म ड्रॉवर हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 7 में दिया हुआ है, ड्रॉवर डिफाइन किया हुआ है। इसके वर्डिंग थोड़ा कठिन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। हिंदी में भी उतना ही कठिन है जितना इंग्लिश में कठिन लगता है, इसलिए आपको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना होगा। जो कठिन वर्ड है यदि आप हिंदी में प्रयास कर रहे हैं तो उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों बना करके पढ़ने का प्रयास करें। यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी भी जानिए, हिंदी जानने से कभी कभी भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू हु और टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड द पेई। पेई शब्द का कहाँ डिफिनेशन दिया गया है कि किस सेक्शन में बताया गया है कि पेई होगा। तो जो सेक्शन 7 है ना उसमें 4-5 टर्म को डिफाइन किया गया है या बताया गया है। ड्रावर, ड्रॉई, ड्रावर इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, पेई, ये लोग कौन है, कब इनका यूज़ इस टर्म का होता है, इसको आपको जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 26। द टर्म पेई हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 7। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रावर।
द पर्सन देयर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रावी। इसको ड्रावी कहते हैं, पेई होल्डर एक्सेप्टर नहीं कहते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, लेकिन कहते क्या है उसको, तो ड्रावी कहते हैं। ड्रावर और ड्रावी जो बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सब बनाएगा चेक, उसको ड्रावर कहेंगे, और जो डायरेक्ट किया जाएगा पे करने के लिए उसे ड्रावी कहेंगे। ड्रावर, ड्रावी, इन तीनों को कंफ्यूजिंग वर्ड है, इनको याद करना होता है, याद करने के बाद ही ये समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आफ्टर द ड्रावी, अब देखिए ड्रावर ड्रावी पेई के बारे में बात हो रहा है, ऑफ द विल हैज साइन हिज एसेंट अपॉन द विल, या इफ देयर आर मोर पार्ट्स thereof than one upon one of such parts, and deliver the same or give notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor। ये एक्सेप्टर की जो परिभाषा सेक्शन 7 में दी है वही सेम यहाँ पे लिखा गया है। बड़े क्वेश्चन होने से कंफ्यूज नहीं होना है, सबको पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के एप्रोप्रिएट आंसर देने का प्रयास करें यदि डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन इन द विल और इन एनी इंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रावी टू बी रिसोर्टेड टू इन केस ऑफ नीड, सच पर्सन इज कॉल्ड एज ड्रावर इन केस ऑफ नीड। जो सेक्शन 7 में डिफिनेशन दिया है कि कौन है ड्रावर इन केस ऑफ नीड, तो वही ऊपर में पूछा गया है, नीचे उसका विकल्प दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये सारा बेयरएक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी बेयरएक्ट आपको पढ़ना होगा, बेयरएक्ट देख के इसको सॉल्व करना होगा, 2-3 बार अपने से सॉल्व करें, साउंड चाहे तो म्यूट कर लें, बस क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन के थ्रू जाएं, बेयरएक्ट में ढूंढें और पढ़ करके आंसर करने की कोशिश करें इसको, लेकिन 2-3 बार करेंगे तभी याद रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड होल्डर, सेक्शन 8 जो है वो होल्डर को डिफाइन करता है और सेक्शन 9 जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स को। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसको भी आपको जानना होगा। तो बेसिक होल्डर कौन है, लॉफुल पोजेशन जिसके पास है वो होल्डर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, तो जिसके पास गुड टाइटल है, किसी वजह से आ रहा है, ट्रांसफ़र की वजह से आ रहा है या वो इंस्ट्रूमेंट को पाता है। तो इन दोनों को सेक्शन 8 और 9 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, एंड टू रिसीव और टू रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू इज होल्डर। ये होल्डर के डिफिनेशन में दिया गया है कि कौन होल्डर होंगे, तो जो अपने नाम से प्राप्त करते हैं, पोजेशन में रखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसमें देखिए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों की बात की गई है होल्डर के संदर्भ में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है, अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइंड इन द मेंशन इन। चेक जो है सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक की बात की गई है सेक्शन 6 क्लॉज ए एक्सप्लेनेशन A1 में। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, सेक्शन 6 क्लॉज ए एक्सप्लेनेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये है 33। द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 87 आर सब्जेक्ट टू दोज ऑफ सेक्शन। तो देखिए सेक्शन 87 क्या है, ये वाइड होने के संदर्भ में बात करता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब वाइड हो जाता है, और उसी में ये एक्सेप्शन में जो विकल्प डी है 20, 49, 86 और 125 पे क्या प्रभाव पड़ता है उस सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो पहले आप सेक्शन 87 पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, क्या वाइड होगा, और उसका प्रभाव इन सेक्शनों पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेक्शन 7 डिफाइन द टर्म। तो सेक्शन 7 में 4-5 टर्म डिफाइन किए गए हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर देंगे। ड्राइव इन केस ऑफ नीड, होल्डर किस में डिफाइन है, तो 8 में। होल्डर इन ड्यू कोर्स 9 में। पेमेंट इन ड्यू कोर्स इसमें 7 करेक्ट नहीं है, इसको आप डायरेक्ट से ढूंढ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म एक्सेप्टर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो सेक्शन 7 में एक्सेप्टर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द possessor ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो डिफिनेशन दिया है सेक्शन 9 में, वही क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है। सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स जो डिफाइन करता है वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन करने के लिए आप बैरेक पहले पढ़ लें या साथ में रख के पढ़ते हुए चले, तब ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है, द कंप्लेंट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 हैज़ बीन मेड विद 1 month ऑफ अराइजिंग ऑफ द काज ऑफ एक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी यूज होता है कि आपका अगर चेक डिसऑनर हो गया है तो 1 महीना के अंदर ही एक्शन लेना होता है, उसके बाद जाएंगे तो वो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। प्रैक्टिकल में इसका बहुत यूज होता है, लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि समय होगा कभी भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, a written instrument contain a unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument is known as। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनेशन है। जब इस तरह का सेक्शन कामा लगा करके आए और टर्म बहुत हैवी यूज किया गया हो तो समझिए कि बैरेक्ट की ही लाइन पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है बी, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 39, अ चेक इज अ, तो चेक को पहले ही हमने बताया कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बी है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, इलस्ट्रेट द नेसेसरी कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड for a person to be called as a holder in due course and such condition begin let down in the case of। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स इन दोनों में थीन लाइन है, बेसिक थीन लाइन है, पढ़ के आप समझिए इसको। और इससे रिलेटेड होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिलेटेड जो लीडिंग केस है ये यही है, ब्रज किशोर दीक्षित वर्सेस पूरनचंद पांडा, ये केस लीडिंग केस इनसे संबंधित है। तो इस केस में जो ये 3 पॉइंट दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये तीनों ही इसके संबंध में सही है। किसके संबंध में, होल्डर इन ड्यू कोर्स के संबंध में। ए क्या कह रहा है, विकल्प नंबर ए, एन इंडोर्सी बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसिडरेशन, इंडोर्सी बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसिडरेशन के लिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ही कैन become an endorsee before the amount mentioned in the promissory note become payable। C कह रहा है he should have no sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he was to derive his title। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनके लिए कठिन लग रहा होगा, या जो कोचिंग नहीं किए होंगे या अपने लॉ स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, उनको बैरेक्ट से पढ़ना ही होगा। और जो लोग पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, इस तरह से जो पॉइंट वाइज पूछा जाए ना किसी केस को लेकर के, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होएं कि सारा केस सर्च कर ले क्या करें। 4-5 इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिनको पूछने की संभावना होती है। कभी कभी कमीशन भी चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट इसका न आंसर दे पाए, बहुत ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट जो पढ़े रहेंगे उस केस को वही करें। तो एक क्वेश्चन को लेके परेशान नहीं होना है, ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको, उनके साथ साथ में कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको जो कर देता है वही प्री क्वालिफाई होता है। वैसे बेसिक क्वेश्चन सारे स्टूडेंट करते हैं, जिससे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसी से पूरी भीड़ सिमट जाती है, इसी का फासला होता है। मतलब मान लीजिए मैक्सिमम 5 नंबर का फासला सब कुछ लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और कुछ लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। टर्नकेटेड
चेक हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, तो वो सेक्शन बी में है, सब क्लॉज बी में है। सेक्शन 6 चेक डिफाइन करता है, उसी में क्लॉज बी एक्सप्लेनेशन 1 ये ट्रंकेटेड चेक के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या पूछा गया है? अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और protested for non-acceptance or for better security and any person accept it sopra protest for honor of the drawer or for any one of endorsees, such person is called the acceptor for honor। इस सेक्शन 7 में जो टर्म एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होगा, तो जो लाइन बताई गई है वही इस क्वेश्चन नंबर 42 के माध्यम से पूछा गया है। टोटली बेयर एक्ट है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या पूछा गया है? अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस कौन सा होता है? जहाँ पे चेक को क्लियर किया जाता है। जैसे आप का अकाउंट किसी बैंक में है, चेक किसी बैंक का है, तो उन सबों को क्लियर करने के लिए क्लियरिंग हाउस। अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट अभी भी है क्लियरिंग हाउस का। उसके इन डीप बैंकिंग में हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को जो बैरेक्ट में लिखा है उसी पे तक सीमित रहना है, क्योंकि और भी अधिनियम पढ़ने हैं। अ क्लियरिंग हाउस एंड मोशन इन सेक्शन 6 इन मैनेज और रिकॉग्नाइज बाई, तो इस सब को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक करेगा, और इंडिया में सेंट्रल बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा आए तो ईजिली कॉमन सेंस लगा करके आप सही कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का बड़ा बैंक तो है, लेकिन सुप्रीम बैंक रिजर्व बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये वैसा बैंक है जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रियल एरिया में अपना ब्रांच खोलता है। ये बंधन बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब हम लोग आते हैं बंधन बैंक का भी अब कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है, इसकी भी पूंजी कैपिटल बड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 12 में तो डिफाइंड है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्वेश्चन एक आता है कि कब वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कब बन जाता है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में नहीं उसको किया जाता, उसमें लिखा हुआ है एनी सच इंस्ट्रूमेंट नोट्स और ड्रॉ मेड और मेड पेबल शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो उसके सेक्शन 12 के डिफिनेशन को देखेंगे इसके संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म ड्रावी हैज़ बीन डिफाइंड इन, तो ड्रावी 7 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 6 चेक से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका विकल्प दिया हुआ है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉ और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और draw upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। ये भी डिफाइन किया गया है कि inland instrument क्या है। तो inland instrument का जो डिफिनेशन दिया हुआ है ये देखिए सेक्शन 19-20 से रिलेटेड आसपास का है, तो इसको आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट से ही, ऑप्शन यहाँ पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 47, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, तो सेक्शन 13 में डिफिनेशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 मतलब 1 से लेके 20 वाले पार्ट में तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते ही है। अब क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं, सेक्शन 20 एक्सप्लेन द टर्म, तो सेक्शन 20 में क्या डिफाइन किया गया है? इम्पोज स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया गया है। तो ये निगोशिएशन, मैच्योरिटी, चॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये चॉइट नहीं इन चॉइट है, इसलिए इस पे कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये इंचॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट दिया है, वही तो सेक्शन 20 है, इसमें इन जोड़ा गया है, CH से पहले इन चॉइस्ड बेयर एक्ट में, और ये सिर्फ चॉइस्ड की बात करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 29 जनवरी 2018 is made payable at 1 month after date the instrument at the maturity on third date after the February 2000।
मेच्योरिटी का, इसमें कितने दिनों बाद मेच्योरिटी होगा, तो डेट काउंट करने के बारे में इसमें पूछा गया है। तो ये थर्ड की हम लोग थर्ड को फरवरी को होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म लिखा गया है, टर्म इंडोर्सर हैज़ बीन एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 15 में इंडोर्समेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है। इंडोर्सर और इंडोर्समेंट, ये पूरा इंडोर्समेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को अगली बार मैं अच्छा से टाइप कर दूंगा, 49 और 50 बढ़िया से डील कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन यहाँ में 47 तक ही हम लोग रखते हैं। 47 के बाद से अगले इसके पार्ट में मैं करूँगा, आप लोग करें। कोई असुविधा हो तो कमेंट करें कि ताकि उसको सुधारा जाए। और मैं प्रयास करता हूँ कि बिना माइक का ही कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि माइक जिसका था वो ले लिए हमसे, उनको ज़रूरत था। अभी मैं दूसरा माइक अरेंज करूँगा तो रेगुलरिटी आ जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।